अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एएस बिज़नेस की हमारी फर्स्ट क्लास है। एएस बिज़नेस का कोड आपके पास है 9609। एएस में आप लोगों के पास सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। एएस में 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 40 मार्क्स का होगा आपके पास, 1 आवर 15 मिनट्स आपके पास टाइम होगा इसको अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर 2 आपके पास 60 मार्क्स का है, 1 आवर 45 मिनट्स आपके पास टाइम है टू अटेम्प्ट दिस पेपर। पेपर 1 के अंदर आपके पास 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का और सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का, तो टोटल 40 मार्क्स हो जाएंगे। सेक्शन ए के अंदर आप लोग के पास 4 सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 till 3 में 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ए 2 मार्क का होगा और बी 3 मार्क का, तो ये टोटल 5 मार्क्स के 3 सवाल, यहाँ पे 15 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आएगा 5 मार्क्स का, ये टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। और सेक्शन बी में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से आपने कोई एक करना है, एनी वन, इसमें चॉइस है आपके पास। दोनों के 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ए पार्ट 8 मार्क का और बी पार्ट 12 मार्क का। दोनों में से कोई, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ए और बी होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए और बी होंगे। दोनों 5 या 6 में से कोई एक करना है, लेकिन जो करेंगे उसके दोनों पार्ट्स करेंगे, ए बी और बी बी। ठीक है। पेपर 2 आपके पास केस स्टडी पेपर है। इस पेपर के अंदर 2 केस स्टडी होंगी, ईच केस स्टडी 30 मार्क्स की होगी। तो किस तरीके से ब्रेक किया हुआ है केस स्टडी को, पार्ट ए के 2 पार्ट्स होंगे, फर्दर 2 पार्ट्स होंगे, 1 और 2। ये 1 मार्क का होगा, ये 3 मार्क का होगा। पार्ट बी के 2 पार्ट्स होंगे, ये भी 3 मार्क का, ये भी 3 मार्क का। पार्ट सी 8 मार्क्स और पार्ट डी 12 मार्क। आप इन सबको टोटल करेंगे ना, तो ये आ जाएगा टोटल आपके पास 30 मार्क की एक केस स्टडी हो जाएगी। इसी तरीके से इसी पैटर्न के ऊपर एक दूसरी केस स्टडी भी होगी, तो 30 और 30 60 मार्क्स का आपके पास ये पेपर हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस के पेपर में आपके पास 4 एलिमेंट टेस्ट होते हैं, नॉलेज, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है रिलेट करना, एनालिसिस। एनालिसिस आप कैसे लिखेंगे, एनालिसिस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एनालिसिस करते कैसे हैं। जो भी आपने पॉइंट लिखा है ना, आप पहले बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय दैट पॉइंट। जो आपने पॉइंट स्टेट किया है, जो आपने बात कही है, उससे मतलब क्या है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट। उस चीज का जो भी आपने स्टेट किए, जो भी आपने पॉइंट लिखा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल सवाल आता है कि मार्केटिंग के वेज सजेस्ट करो, और आप लिखते हैं कि ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कर लें, डिजिटल मार्केटिंग कर लें, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यूट्यूब, गूगल हो गया, फेसबुक, इंस्टा, इसके थ्रू मार्केटिंग कर लें। तो आप सबसे पहले, अगर आपने ये पॉइंट लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग कर लें, सबसे पहले आप बताएंगे कि इससे क्या मतलब है और इसका इम्पैक्ट बताएंगे कि बिजनेस से इससे होगा क्या। तो ये एनालिसिस इस तरीके से आप लिखेंगे, ये दोनों चीजें एक्सप्लेन कर देंगे ना आप अपने पॉइंट की, तो आपकी एनालिसिस हो जाएगी। फिर चौथा एलिमेंट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब हम मार्क्स वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं। आपके पास जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, उसमें सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है। क्या टेस्ट हो रही है? सिर्फ नॉलेज टेस्ट हो रही है। इसमें सिर्फ आपने सिर्फ नॉलेज टेस्ट हो रही है, तो सिर्फ आपने डेफिनेशन लिख दी है, जो पूछा गया है सिंपल वो बता दिया, इम्पैक्ट बता दिया, जो भी पूछा गया स्ट्रेट अवे आपने वो लिख दिया। 3 मार्क के अंदर आपने क्या करना है, नॉलेज भी आ जाएगी और एप्लीकेशन भी। अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप एप्लीकेट कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, तो आप करेंगे। और 3 मार्क के अंदर आपने कुछ डिफ्रेंशिएटिंग एलिमेंट डालना है, जैसे वो 2 मार्क्स के जैसा नहीं दिखना चाहिए।
जैसे सिर्फ आपने डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया, जो पूछा हुआ सिंपल, आप या तो कोई एडवांटेज लिख दें एक्स्ट्रा, या डिसएडवांटेज लिख दें, या एग्जाम्पल डाल सकते हैं, या इम्पैक्ट बता सकते हैं। ये लिखेंगे ना साथ साथ नॉलेज के, तो आपको मार्क मिलेगा, 3 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अच्छा, 8 मार्क के अंदर क्या होता है, 8 मार्क के अंदर आपके 2 मार्क्स नॉलेज के होंगे, 2 एप्लीकेशन के होंगे, और 4 आपके होंगे एनालिसिस के। 12 मार्क्स के अंदर क्या ब्रेकअप है, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस। 12 मार्क्स के अंदर 4 एलिमेंट टेस्ट होंगे, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। 8 मार्क्स में सिर्फ 3 एलिमेंट्स टेस्ट हो रहे थे। तो नॉलेज में आपके 2 मार्क हैं, एप्लीकेशन में 2 मार्क हैं, एनालिसिस में भी 2 हैं, तो ये टोटल 6 हो गए। और इवैल्यूएशन के इटसेल्फ 6 मार्क्स हैं, तो ये 6 और ये 6 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 12 नंबर हो जाएंगे। तो 12 नंबर के सवाल में आपके पास इवैल्यूएशन के अच्छे मार्क्स होते हैं, मतलब आधा सवाल आपका इवैल्यूएशन पे ही डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका ज़रा ख्याल रखना है इवैल्यूएशन का, स्पेशली 12 मार्क्स में, क्योंकि देखें यहाँ पर भी आपका एक पेपर 1 में भी एक 12 मार्क का सवाल होगा, और पेपर 2 में 2 केस स्टडी हैं, तो 2 12 मार्क के सवाल होंगे। तो समझ लें आप यहाँ पर 2 6 इवैल्यूएशन के, और यहाँ पर एक, टोटल 18 मार्क्स आपके 100 में से किसके हैं, इवैल्यूएशन के हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें क्या चीज़ें देख रहे होंगे, क्या हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे। टोटल मैंने किस तरीके से किया हुआ है, इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट 1 के अंदर आप पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, जैसे इसमें एंटरप्राइज के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर हम इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जितनी भी सारी टाइप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपके फर्स्ट यूनिट बिजनेस एक्टिविटी में आ जाएंगी। इसमें सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। इसमें मैनेजर्स आ गया, मैनेजर्स के ऊपर जो थ्योरीज हैं वो आ जाएंगी। फिर एम्प्लॉय से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, ट्रेनिंग्स, मोटिवेशन, सारा इस चीज़ में सब यहाँ पर कवर होगा। यूनिट 3 मार्केटिंग, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, मार्केटिंग पढ़ेंगे, मार्केट रिसर्च पढ़ेंगे। फिर आप इसमें 4 पीस पढ़ेंगे। 4 पीस क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में आपके पास आ जाएगा ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कि एक बिजनेस चलता कैसे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाएगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यूनिट 5 में आपके पास आएंगे फाइनेंस, इसके अंदर आप रेशियोज पढ़ेंगे, आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के, भाई इस सिनेरियो में किस फाइनेंस के ऊपर जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज़ करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस या मिड टर्म, उसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, एलिमेंट्स बता दिए क्या क्या टेस्ट होंगे, कितने किस एलिमेंट्स की कितनी वेटेज है सवालों में वो बता दिया, और सिलेबस बता दिया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो हम डायरेक्टली अब टॉपिक स्टार्ट करें। क्लियर है यहाँ तक? ओके अच्छा, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, मैं शुरू से ही स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 1 से ही। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास एंटरप्राइज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीड्स लिखा हुआ है। नीड्स क्या होती हैं, नीड्स आर द बेसिक नेसेसिटीज एसेंशियल फॉर लिविंग, जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जैसे क्या हो जाएगा, फूड, वाटर, शेल्टर हो जाएगा, ये क्या है, एसेंशियल है हमारे लिए फॉर द सर्वाइवल, तो ये नीड्स में क्लासिफाई होगा। वांट्स क्या होती हैं, वांट्स आर द ह्यूमन डिज़ायर, जितनी भी इंसान की ख्वाहिशात हैं वो वांट्स होती हैं। वांट्स का नेचर क्या होता है, अनलिमिटेड। इस अनलिमिटेड नेचर होने की वजह से ही बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास अराइज होती है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारे पास, बट इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड हैं और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड हैं। इसकी वजह से हमारे पास बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आप स्कार्सिटी भी कह सकते हैं, ये क्रिएट होती है। स्कार्सिटी का मतलब है लैक ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू फुलफिल द टोटल वॉन्ट्स ऑफ fulfill the total wants of population। अच्छा, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कैसे हुई, क्योंकि रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे और वांट्स जो थी वो अनलिमिटेड थी। इसकी वजह से बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके पास अराइज हुई। अब देखें, ये कहती है कि हम हर चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से हमें क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ हम चूज कर लेंगे वो चॉइस, और जो छोड़ देंगे वो बन जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन का मतलब वो चीज़ जो आपने छोड़ दी। अच्छा, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितने हैं, टोटल 4 हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड का क्या मतलब है, लैंड का मतलब है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज नेचुरली अवेलेबल हैं, जैसे फार्मिंग होती है, फिशिंग होती है, माइनिंग होती है, ये सारे कहाँ से, लैंड से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। ये सारे किसके अंदर क्लासिफाई होंगे, लैंड के अंदर। फिर है लेबर। लेबर का मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल। लेबर, अब इसमें स्किल लेबर भी आता है, अनस्किल लेबर भी आता है। जो स्किल लेबर होता है वो किस तरीके से हेल्प करता है, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को यूज कर कर, और जो अनस्किल लेबर होता है वो फिजिकल अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर कर हमें प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैपिटल है हमारे पास, फिर कैपिटल का मतलब होता है मैन मेड रिसोर्सेज। जितने भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं जो कि बिजनेस में यूज हो रहे होंगे सब कैपिटल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो बंदा बिजनेस करने का रिस्क लेता है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एंटरप्राइज कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ऐसा बंदा जो कि स्टार्ट करता है और मैनेज करता है बिजनेस। अच्छा, क्या इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से इनके बगैर प्रोडक्शन हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इनमें से अगर कोई एक भी ना हो तब भी नहीं प्रोड्यूस हो सके। ये चारों मिलेंगे, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साथ कंबाइन होंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो। अब देखें यहाँ पर व्हाट डू बिजनेसेस डू। बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेसेस सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो कंबाइन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पहले साथ लेकर आते हैं क्योंकि उनके बगैर आप रिसोर्सेज को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन होंगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस क्यों करते हैं, ताकि पॉपुलेशन की नीड्स एंड वांट्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें, और फिर उनको प्रोडक्ट सेल कर कर क्या बना सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। क्योंकि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। अच्छा, प्रॉफिट मेकिंग को इम्प्रूव या इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं वैल्यू एडिड से। वैल्यू एडिड क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बॉट। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो आपके पास वैल्यू एडेड आ जाएगी। अब देखिए वैल्यू एडेड को इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं, या तो आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दें। सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, या पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, या ब्रांडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, या एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। तभी आप कस्टमर को जस्टिफाई कर सकेंगे कि आपने क्यों सेलिंग प्राइस इंक्रीज करी है। या तो आप अपने मटेरियल की कॉस्ट को कम करें। वो कैसे कम करेंगे, कि किसी चीपर सप्लायर से रॉ मटेरियल को सोर्स कर लें। लेकिन अगैन यहाँ पे एक मसला है, अगर आप चीप रॉ मटेरियल सोर्स करेंगे तो हो सकता है आपकी क्वालिटी अफेक्ट हो जाए। बहरहाल ये कुछ वेज थे एडेड वैल्यू को, कि किस तरीके से एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास एंटरप्रेन्योर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब देखें एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कि रिस्क लेता है टू स्टार्ट एंड मैनेज द बिजनेस। यही वो बंदा होता है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम, अपनी एफर्ट्स इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को रन करता है। अब देखें एक अच्छा और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं।
वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए एक बंदे को क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब वो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, ओवर द टाइम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करे, चीज़ों को चेंज करे, जो कस्टमर चाहते हैं, जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, जो ट्रेंड में चल रहा है, उन फीचर्स को अपने प्रोडक्ट में ऐड करें और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं। इससे होगा क्या, वो मार्केट में स्टैंड आउट करेंगे, उनका कोई यूएसपी होगी, उनके पास कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। और अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं और लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक नई चीज़ बेच रहे हो तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और आप ज़्यादा सेल्स कर सकते हो। दूसरा ये कि वो रिस्क टेकर होना चाहिए, अगर उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही नहीं है तो वो डिसीजंस कैसे लेगा, वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा तो फिर वो सक्सेसफुल कैसे होगा। तो एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा रिस्क टेकर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनकैलकुलेटेड रिस्क ले, कैलकुलेटेड रिस्क ले, चीज़ों को स्टडी करे, रिसर्च करे और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करे अपने आइडिया को। फिर ऑप्टिमिस्टिक, उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा वो फेलियर के बारे में ना सोचे, ये सोचे कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, अपने विजन को बड़ा रखे और कॉन्फिडेंट रहे अपने आइडिया पे। फिर है गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योर को हमने देखा है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट रेस करने जाते हैं, जैसे शोज आते हैं, शार्क टैंक वगैरह आते हैं, जहां पर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जहां पर एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया को पिच करते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को अच्छी तरीके से पिच करता है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट मिले, क्योंकि शुरू में बिजनेस कैपिटल लैक कर रहा होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्विंसिंग कम्युनिकेशन स्किल होंगी तो वो बैंक में जाकर बैंक लोन रेस कर सकता है और मुख्तलिफ लोगों से फाइनेंस रेस कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। फिर उसकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट बंदा होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके और अपने ब्रांड की एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना सके। फिर है मल्टीटास्किंग। देखें एंटरप्रेन्योर को ना मैनेज करना आना चाहिए इस चीज़ों में को, जैसे उसको आइडिया होना चाहिए मार्केटिंग का, फाइनेंस का, ऑपरेशंस किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से एक प्रॉपर बिजनेस रन होता है, क्योंकि अगर उसको पता नहीं होगा तो फिर वो वहाँ पे सही तरीके से काम और सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो उसको मल्टीटास्क करना होना चाहिए, उसको डिफरेंट रोल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे फर्दर ये एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर है कि लीडरशिप। देखिए एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिजनेस का फेस होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है, उसको रन कर रहा होता है, तो उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए कि उसको अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को साथ लेकर चलना है। तो उसका एक एटीट्यूड पॉजिटिव और उसमें लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो उनको एफिशिएंटली लेकर अपनी टीम को चल सके। फिर हमारे पास है कि वाई सम बिजनेसेस फेल्स, क्यों कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो फेल कर जाते हैं। सबसे कॉमन रीजन है कि लैक ऑफ फाइनेंस, कि उनके पास प्रॉपर फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं होता कि वो अपने बिजनेस को रन कर सके, अपने बिजनेस के कॉस्ट को, अपने बिजनेस की एक्सपेंस को पूरा कर सके, मार्केटिंग वगैरह के, ऑपरेशंस के, एम्प्लॉयज़ वगैरह की सैलरी, इतना भी किसी के पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर क्लोज हो जाते हैं। फिर है एक्सपीरियंस स्टाफ। हो सकता है कि बिजनेस के पास एक्सपीरियंस स्टाफ ना हो, जब एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं होगा, जब स्किल्ड स्टाफ नहीं होगा तो वो इतना डिसीजन मेकिंग में अच्छा नहीं होगा, तो वेस्टेज ज़्यादा होगी, बिजनेस में डिलेज होंगे, गलत डिसीजन होंगे जिसकी वजह से लॉस होगा और हो सकता है कि बिजनेस फेल कर जाए। फिर पुअर मैनेजमेंट स्किल्स, अगर सुपरवाइजर्स ही नहीं है, अगर मैनेजर्स ही नहीं है, अगर उनकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है, अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स ही नहीं है तो फिर क्या होगा, बिजनेस मैनेज नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से भी क्या होंगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा और बिजनेस फेलियर। फिर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर बिजनेस टाइम के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें नोकिया की है। नोकिया बटन्स वाले फ़ोन बनाता था, लेकिन टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो स्मार्टफोन्स आना शुरू हो गए, लेकिन नोकिया ने उसको जल्दी अडॉप्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ इट वॉज लेस फ्लेक्सिबल, उसने फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की, उसने अडेप्टेबिलिटी शो नहीं की। तो फिर क्या हो गया, आज उसका नाम ही कोई नहीं लेता, आज बहुत ऐसे कम कस्टमर्स होंगे जो नोकिया यूज़ करते होंगे। वो मार्केट लीडर था लेकिन वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, क्योंकि उसने अडेप्ट नहीं किया,
फ्लेक्सिबल नहीं था, उसने अकॉर्डिंगली मार्केट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, तो उसने अपनी कंपेटिटिवनेस लूज कर दी और सिंपल मार्केट से क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, बाहर चले गए। फिर हमारे पास एक और छोटा टॉपिक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय न्यू बिजनेस। एक न्यू बिजनेस, नया स्टैब्लिश बिजनेस है, उसके पास क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला वही है लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि नया बिजनेस है तो ज़रूरी तो नहीं है आज ही स्टैब्लिश हुआ है तो वो प्रॉफिट पहले दिन से प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होगा। नए बिजनेस में तो सिर्फ पैसे लग रहे होते हैं, उसमें फॉरन से प्रॉफिट बिजनेस आपको जनरेट करके नहीं देता। शुरू में आपको उस पर बर्न करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है बहुत ज़्यादा, और लोगों में उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, कस्टमर्स को बताना होता है, एक कस्टमर बेस क्रिएट करनी होती है, क्योंकि आप नए ब्रांड हो तो आपको कस्टमर जानता नहीं है, तो पहले ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, उसमें एक्सेसिव मार्केटिंग करनी होगी, जिसके लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। फिर है कि गैप, कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, जहां पर गैप एग्जिस्ट करता हो, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, उसको ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वही सैचुरेटेड मार्केट्स में चले जाते हैं जहां पर कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो वहां पे उनके चांसेस ऑफ फेलियर भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गैप आइडेंटिफाई करें, और ये गैप आइडेंटिफाई करने के लिए भी अच्छी खासी रिसर्च और एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, जो भी न्यू बिजनेसेस के पास नहीं होते और डिफिकल्ट होता है ज़रा फाइंड करना। फिर लोकेशन, नया बिजनेस है, फाइनेंस कम है, तो एक अच्छी लोकेशन शायद ना अफोर्ड कर सके, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, रेंट ज़्यादा होगा, और हो सकता है कि या फिर एक रॉन्ग लोकेशन चूज कर लें। जैसे अगर एक आप कॉफ़ी शॉप ओपन करे और आप वो लियारी में ओपन करे, वहाँ पे तो उसका कस्टमर ही नहीं है, वहाँ पे तो लोगों का इतना इनकम ही रेंज ही नहीं है कि वो अगर आपकी कॉफ़ी की प्राइस फॉर एग्जांपल 900 या 1000 रुपीज़ है, तो वहाँ पर तो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकोगे, ना वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपकी शॉप चल जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रॉन्ग लोकेशन है, इसकी वजह से आपका बिजनेस फेल हो सकता है। फिर कंपेटिटर्स, अगर कोई आप ऐसी मार्केट में हो जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, जैसे क्लोथिंग है, शूज़ की मार्केट है, उसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पर नेम क्रिएट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। फिर ब्रांड अवेयरनेस और कस्टमर बेस, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि नया बिजनेस है तो कस्टमर्स उसको जानते नहीं होंगे, तो उसको एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है, और फिर उसको सेलिंग कर कर अपना कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि एक उसकी कस्टमर बेस बन जाए। फिर है हमारे पास सोशल एंटरप्राइज। अच्छा देखें, एंटरप्राइज का मतलब यहाँ पर बिजनेस है। सोशल एंटरप्राइज क्या होते हैं, सोशल एंटरप्राइज ऐसे बिजनेस होता है जिनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम या गोल, तो ऐसे एंटरप्राइज जिनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब है कि ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि अपने प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के बेनिफिट के भी सोचते हैं, और अपने प्रॉफिट को मोस्टली री इन्वेस्ट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। अब इनके तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको ट्रिपल बॉटम लाइन भी कहते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या है, इसमें ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट, कि वो अपने प्रॉफिट के साथ साथ लोगों और प्लैनेट और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं। अब सोशल एंटरप्राइज होने के बेनिफिट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। पहला बेनिफिट ये है कि पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट, आप कम्युनिटी को हेल्प करेंगे, आप सोसाइटी का ख्याल रखेंगे, तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पॉपुलर हो जाएं। जब पॉपुलर हो जाएंगे तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, तो आपकी पॉजिटिव इमेज, एक अच्छी इमेज कस्टमर्स के दरमियान जाएगी। फिर एक सस्टेनेबल मॉडल है। फिर है कम्युनिटी इंगेजमेंट, कि आप लोगों का ट्रस्ट और सपोर्ट गेन कर सकते हैं, आप प्रेशर ग्रुप्स से बच सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो हाई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, या बिल्कुल ही इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते, या लॉस को ब्रीच करते हैं, उन पे क्या उनके खिलाफ एक्शंस लेते हैं। तो अगर आप एक सस्टेनेबल बिजनेस, अगर आप एक एथिकल एंटरप्राइज हैं जो आप अपने प्रॉफिट के साथ साथ पीपल और प्लैनेट का भी ख्याल रखते हैं, तो मोस्ट लाइकली है कि आप इनका सपोर्ट, प्रेशर ग्रुप्स का सपोर्ट जीत जाएंगे, और इनसे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर चैलेंजेस ये आते हैं कि प्रॉफिट और पर्पस को बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभार इसका ख्याल रखते रखते हो सकता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम हो जाए, तो फिर आपको अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना मुश्किल हो जाए, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो जाहिर सी बात है वो भी रिटर्न चाहते हैं।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा उस तरफ चले जाएंगे और अपने शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं दे पाएंगे तो फिर वहाँ पे वो ऑफेंड हो सकते हैं और एक डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। फिर लिमिटेड फंडिंग होती है, पैसे की कमी बिजनेस को हमेशा रहती है, फंडिंग लिमिटेड है, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है। फिर इसको मेजर करना, इसके इम्पैक्ट को मेजर करना डिफिकल्ट होता है, इसके लिए सोशल ऑडिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा आपकी कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। फिर है एक मार्केट कंपटीशन, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट्स को उधर री इन्वेस्ट कर रहे हैं पीपल और प्लानट में भी, तो जाहिर सी बात है आप अपने बिजनेस में न्यू इनोवेशन में, रिसर्च में कम इन्वेस्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि आपका पैसा वहाँ लग रहा है। तो हो सकता है कि जो आपके मार्केट कंपेटिटर्स हैं वो ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर अच्छा प्रोडक्ट बना लें, क्योंकि वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट और प्राइसिंग पे फोकस कर रहे हैं और आप प्रॉफिट के साथ साथ प्लैनेट और पीपल में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर रहे हैं। तो आपके लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है और आपका फोकस भी शिफ्ट हो सकता है। आज के लिए हम इसको बस यहीं तक रखेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ये फर्दर एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके एवरीवन।